नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार दही चूड़ा की संस्कृति जो बिहार में सालों से मनाई जाती है, मकर संक्रांति कहते हैं, लोग दही चूड़ा खाते हैं और इस मौसम में राजनीतिक गतिविधियां भी बहुत तेज हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि दही चूड़ा के डिप्लोमेसी के साथ साथ लोग इसकी भी आशंका जताने लगते हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ बना हुआ है और कब ये रिश्ते टूटने वाले हैं। पिछले साल का आपको मकर संक्रांति याद होगा। नीतीश कुमार महज 8 मिनट के लिए लालू प्रसाद के पास गए थे और उसके चंद दिनों बाद उन्होंने आरजेडी से रिश्ते तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस बार वैसी स्थिति बनती हुई तो फिलहाल दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। आप देखिए, लालू प्रसाद के यहाँ दही चूड़ा तो हो रहा है, पर कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया गया है। कांग्रेस दही चूड़ा खा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बुला रही है, लेकिन उसमें आरजेडी इनवाइटेड नहीं है। चिराग पासवान दही चूड़ा की पार्टी दे रहे हैं, कई लोग पहुंचे, नीतीश कुमार भी पहुंचे अपने अमले जमले के साथ, लेकिन चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे। इसको लेकर के कयासबाजी बहुत तेज हो गया और इन सब के बीच मीसा भारती ने नीतीश कुमार को फिर से आमंत्रित कर दिया। सवाल यह है कि एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनके साथ जुड़ने का मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, तो फिर मीसा भारती उनको आमंत्रित क्यों कर रही है? एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम उनका बोझ नहीं उठा सकते, नीतीश कुमार निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको देखिए किस तरीके से डिप्टी सीएम रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद कहते हैं आइए, क्या दिक्कत है, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, हम लोग फिर मिलकर के काम करेंगे। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को साथ लाने के मसले पर क्या आरजेडी डिवाइडेड है? क्या आरजेडी अलग अलग सुरों में बात कर रही है? इसका मतलब क्या है कि लालू परिवार ही बंटा हुआ है। तेज प्रताप भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने पहले कहा कि सबको हम निमंत्रण देते हैं, बीजेपी की थोड़ी भर्त्सना जरूर उन्होंने की, लेकिन जब उन्हें याद आया कि तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं है तो उनके सुर बदल गए। तो आरजेडी में जो सबसे बड़ा परिवार है, जो आरजेडी का सर्वे सर्वा है, परिवार में ही दो सुर नजर क्यों आ रहे हैं? लालू प्रसाद और मीसा भारती नीतीश कुमार के लिए बाहें फैलाए हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि किसी भी सूरत में उनको अपने साथ नहीं लेंगे, किसी भी हालत में अपने साथ नहीं करेंगे। आखिरकार ये मकर संक्रांति जो आज चल रहा है, इसके बाद बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको हम बहुत कुछ बताने जा रहे हैं कि आखिरकार वहां होने क्या जा रहा है। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं मीसा भारती कह क्या रही हैं, फिर चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। बहुत काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि बीते समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में सियासत जो है वो तब्दील हो सकती है। सर, कैसे देख रही हैं इसको दीदी? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है। हम सब हिंदू हैं, तो आप शादी ब्याह भी आप देखिए कि खरवास था, खरवास आज के बाद से खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद से सारे शुभ कार्य होंगे और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य। जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। 99 नीचे है क्या? अब ये तो अंदर जाके पता करना होगा। आप चाहती है कि वो आए? चाचा है, हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए। ये तो अच्छी बात है। घर में अगर मतलब लोग, बड़े लोग आते हैं, मतलब हमसे बड़े हैं, तो अभिभावक ही के तौर पे ही हैं, और मतलब आए तो अच्छी बात है। और मतलब हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है, दरवाजे पे कोई आ जाए सबका वेलकम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ, उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना
ज्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, ये हम सब के लिए ज्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। मतलब निकालने लगे हैं, अपमान हो रहा है सर, क्या कई मतलब निकालने लगे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप अपने समाज के बीच क्यों नहीं जाते हैं? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। तो देखिए किस तरीके से चिराग पासवान अपनी गैर मौजूदगी की वजह बता रहे थे कि मुख्यमंत्री उनके यहाँ पहुँचे चूड़ा दही के भोज में, लेकिन वो इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वो पूजा में व्यस्त थे। पूजा वो बहुत ही विधि विधान से करते हैं, उनके फोरहेड पे तिलक भी नज़र आ रहा था, तो वो क्यों मौजूद नहीं थे इसको लेकर के तमाम कयासबाजी शुरू हो गया। लेकिन चिराग पासवान ने उन तमाम बातों का जवाब दिया। आपने मीसा भारती को सुना, मीसा भारती क्या कही? एक लाइन में बहुत कुछ इशारा कर दी कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं तो फिर तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं कि उनको साथ लाना कुल्हाड़ी पर पैर मारने के बराबर है या पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है? लालू प्रसाद क्यों वेलकम करने को तैयार हैं? तेजस्वी यादव बार बार घूम करके कह रहे हैं कि वो टायर्ड हैं, वो रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। 20 साल में उन्होंने क्या कुछ किया जो अब उनको फिर मौका दिया जाना चाहिए? अब वो थक चुके हैं, किसी काम के नहीं है। तरह तरह की बातें आरजेडी के द्वारा कही जा रही हैं। और ऐसा क्यों है कि आरजेडी अपने यहाँ दही चूड़ा कर रही है, कांग्रेस को आमंत्रण नहीं भेजी है? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के लिए दही चूड़ा का भोज कर रही है पर आरजेडी के लिए आमंत्रण नहीं है। कई तरह की बातें जो बिहार की सियासी फिजा में चल रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो मीसा भारती ने कहा कि खड़मास के बाद बहुत सारे शुभ कामों की शुरुआत होती है, कार्यों की शुरुआत होती है, तो बिहार में खड़मास के बाद किस चीज़ की शुरुआत होने जा रही है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। सुदीप प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक, मृत्युंजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा इंद्रभूषण जी, मीसा की हाँ, लालू की हाँ, तेजस्वी की ना, क्या मतलब है? लालू परिवार एक मत नहीं है या ये भी रणनीति है? इंद्रभूषण जी 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 मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। मुझे लग रहा है कि जब से लालू प्रसाद जी ने राहुल गांधी के इंडिया में उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है, तब से मामला कहीं और चला गया है। एक तरफ उनकी कांग्रेस से भी दूरी हो गई है, दूसरी तरफ अभी नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। आप देख ही रहे हैं, कभी बीजेपी उनके साथ घूम रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी जी घूम रहे हैं, और अभी तो लोग बिहार के सर्कल में कहने लगे हैं कि मोस्ट ओबीडियंट डिप्टी सीएम हो गए हैं सम्राट चौधरी जी। सुबह से लेकर शाम तक साथ में उनके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजद को लग रहा है कि हम अकेले पड़ रहे हैं। तो इस अकेलेपन का एहसास हो रहा है। लालू जी तो समझते हैं, लालू जी दूर की राजनीति करते हैं। लालू जी 365 डिग्री पर घूमकर राजनीति करते हैं, उनके पास कोई ईगो नहीं होता है। बेटी भी कुछ हद तक ये बात समझती है, लेकिन अभी तेजस्वी जी पूरी तरह उस राजनीति में, जो तिकड़मबाजी राजनीति में अभी परिपक्व अभी नहीं है। वो बहुत चीज ईगो लेके चलते हैं। तो लालू जी बहुत हद तक मामले को सलटाते हैं और ये फिर उसको अलग कर देते हैं। मुझे लग रहा है इसी द्वंद में भी अभी राजद घूम रहा है कि क्या करें।
किसको जोड़े, किसको पकड़े, किसको लाएं। और इस द्वंद का परिणाम है कि पिताजी कुछ और बोल रहे हैं, पुत्र जी कुछ और बोल रहे हैं, बेटी कुछ और बोल रही है। जो मैं राजद को जानता हूं, अगर लालू जी कोई बात पहले करते थे तो उस बात को लोग आगे बढ़ाते थे। अब वो बात नहीं है। अब लालू जी धीरे धीरे बिहार राजद की राजनीति में नेपथ्य में अब जा रहे हैं और तेजस्वी जी आगे आ रहे हैं। और तेजस्वी जी की परिपक्वता नहीं होने से ये सब मामला फील्ड में आ रहा है, जो मेरी समझ है। नहीं, आपकी समझ है और आप बेहतर समझ सकते हैं, आप वहां की राजनीतिक हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इंद्रभूषण जी, ये बताइए कि आरजेडी में भी एक बड़ा धड़ा है जो कि उनको वेलकम करता है। भाई वीरेंद्र वेलकम करते हैं, मीसा भारती वेलकम करते हैं, लालू प्रसाद खुद वेलकम करते हैं। और अब आप देख लीजिए, पहले तेज प्रताप ने भी कहा उनका स्वागत है। जब उनको बताया गया तेजस्वी यादव खासे नाराज हैं, वो कहते हैं कि नहीं उनको लेना है, तो फिर तेज प्रताप का भी जो सुर है वो बदलने लगा है। तो क्या माना जाए कि लालू परिवार भी इस मसले को लेकर के डिवाइडेड है? एक लालू परिवार लालू जी के साथ खड़ा है, दूसरा तेजस्वी यादव अब अपने तरीके से पार्टी चलाना चाह रहे हैं। देखिए, जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है पिछले 30-35 सालों से, 1990 के बाद, मैंने 95 से आप समझ लीजिए, जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें 3 फोर्स है। नीतीश फोर्स है, लालू फोर्स है, बीजेपी फोर्स। इसमें जब 2 फोर्स साथ रहेंगे तो वो सरकार बनेगी। ये बात लालू जी समझते हैं और आज भी परिस्थिति वही है। लोकसभा चुनाव में नीतीश जी की पार्टी को 14%, 15% वोट मिला और वो ये एहसास करा दिया कि नीतीश जी के बारे में जो लोग अफवाह करें, भ्रम फैलाएं कि बीमार है, पार्टी कमजोर है, टूट रही है, जा रही है, कमजोर हो गई है, लेकिन उनके पास उनका वोटर इंटैक्ट। ऐसे में लालू प्रसाद को पता है कि अगर नीतीश जी उनके साथ नहीं आएंगे तो उनके पास 40 से 50 सीट आएगा। और यही राजनीतिक हकीकत है आज के डेट में। अगर नीतीश जी जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगी। तो ये लालू जी ये बात समझते हैं। लेकिन नीतीश जी अब तेजस्वी जी को क्या समझ में आ रहा है, कौन उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, कौन उनको समझा रहे हैं कि या वो प्रेशर बनाते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री हमको मान ले नीतीश कुमार जी। अब इसके पीछे का राजनीति तो आप भी समझ रहे हैं। तेजस्वी जी ही अब राजद के फेस हैं। तो तेजस्वी जी को लगता है कि नहीं भैया, अब नीतीश जी को थोड़ा सा हम दूर जो होता है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे आएंगे तो वो मेरे अंडर में आ जाएंगे। ऐसा तो होने नहीं जा रहा है। बीजेपी का भी यही है कि नीतीश जी उनके अंडर में लेकिन कहाँ पा रहा है। जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें तेजस्वी जी को स्वीकारना पड़ेगा नीतीश कुमार को एज अ लीडर, जो वो स्वीकार नहीं पा रहे हैं। इसी का प्रतिफल है कि ये घर में आपको लग रहा है कि मतांतर है नहीं। सब लोग चाहते हैं कि नीतीश जी उनके साथ आए, लेकिन तेजस्वी चाहते हैं कि उनकी शर्तों पे आए। लालू जी के पास कोई शर्त नहीं होता है, लालू जी को सिर्फ सत्ता दिखता है। लालू जी सत्ता में आते हैं तब तय करते हैं, तेजस्वी जी पहले ही तय करके आना चाहते हैं सत्ता में। इसी का परिणाम है कि ये पिता पुत्र की बोली अलग अलग आपको दिख रही है। नहीं, मैं अभी 1-2 सवाल आपसे और पूछूंगा, उसके बाद हम और तमाम पैनलिस्ट के पास जाएंगे और सवाल बहुत है उसके बाद भी पूछूंगा। पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक तरफ ट्विटर हैंडल से कह रहे हैं थके हुए हैं, दूसरी तरफ कल एक उन्होंने पोस्ट किया है कि देखिए सीएम को कैसे डिप्टी सीएम बोलने नहीं दे रहे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने आवाज उठाई कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है, पहले आरसीपी टैक्स चलता था, अब डीके टैक्स चल रहा है। मतलब तमाम तरह के आरोप कि इनके शासन में भ्रष्टाचार है, इनके रिटायर्ड अधिकारी पैसे ले रहे हैं। डीके का मतलब क्या है आप सब जानते हैं, रिटायर्ड अधिकारी उनके साथ एडवाइजर एक ही लोग हैं भाई, तो वो सबको पता है। आरसीपी टैक्स पहले कहा जाता था, अब डीके टैक्स कहना शुरू किए हैं। दूसरी तरफ ये लोग वेलकम कर रहे हैं, तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं होंगे? क्या उनको नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार हमें किस तरीके से अटैक करना चाहिए जेडीयू को, हमें किस तरीके से जेडीयू से भिड़ना है, जमीन पर क्या तैयारी है? आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत असर पड़ रहा होगा? देखिए, इन लोगों को क्या लगता है ना, जैसे लालू जी और तेजस्वी जी को क्या लगता है कि उनसे ही पार्टी है और उनसे ही कार्यकर्ता हैं। इनका मानना है कि उनके पास यादव जाएंगे कहाँ। जैसे बीजेपी समझती है कि सवर्ण कहाँ जाएंगे, वैसे ही राजद ये मान के चलता है कि यादव कहाँ जाएंगे। इसी के तहत ये बोलते हैं। दूसरी बात, हमें आप ये बताइए
कि दो बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ, 15 में फिर बने 22 में। दोनों बार दीपक कुमार वहां उसी कार्यालय में और प्रमुख पद पर थे। तो क्या उन्हें नहीं मालूम था उस समय उन्होंने डीके टैक्स का विरोध क्यों नहीं किया था? सिर्फ ये सत्ता में आने का खेल है। जब आप साथ रहेंगे तो वो लोग अच्छे हो जाते हैं, वही डीके आपको ठीक लगते हैं, उन्हीं से आप काम कराते हैं, उन्हीं से आप ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं, और जब आप सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो उनको आप टैक्स बोलने लगते हैं। यही तो पॉलिटिक्स है। चलिए हम डीके पर भी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे आपसे, पर एक सवाल अभी तुरंत जल्दी में आपसे पूछ लें। यह बताइए कि कांग्रेस को इनविटेशन नहीं देने का मतलब क्या है? क्या बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई है? राहुल गांधी आ रहे हैं लेकिन फिर लालू परिवार उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। ऐसा तो पहले मुझे नहीं याद है कभी देखा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से राहुल गांधी की पार्टी देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको 99 सीट मिल गया है, और अभी भी आप उसको उसी कांग्रेस की तरह समझेंगे बिहार में कि बिहार में कुछ नहीं है, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। राहुल गांधी के आप नेतृत्व पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप ममता बनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बिहार में हम कांग्रेस को कम सीट देंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस का जो नेशनल लीडरशिप है वो बेवकूफ है, सब बात समझ रहा है, इसीलिए कांग्रेस भी पूरा दबाव बनाए हुए। राहुल गांधी उनके पास क्यों जाएंगे? अब सोचिए, अली अनवर जो जदयू के पुराने एमपी थे, उनसे कांग्रेस बापू सभागार में कांग्रेस सम्मेलन करवाई, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसी मुद्दे पर वो पार्टी कार्यालय में भी बात करेंगे। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि बिहार में आके राहुल क्यों आ रहे हैं। अभी कौन सा इशू था, कौन मुद्दा था? तो ये दोनों तरफ से दबाव की राजनीति। अभी टूटने की बात नहीं, लेकिन कांग्रेस 70 से कम सीट पर नहीं लड़ेगा और बीजेपी चाहता है कि वो 35 पर आ जाए। सिर्फ यही दबाव की राजनीति के तहत ये सब खेल चल रहा है। ये सब खेल चल रहा है। डॉक्टर संजय, सवाल यह है कि इस खेल में क्या यह मान लिया जाए कि लालू की चलेगी या तेजस्वी की चलेगी, किसकी चलेगी? अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनती है तो लालू प्रसाद कहेंगे किसी भी सूरत में आ जाइए, तेजस्वी यादव क्या भंडोल कर देंगे? वो कहेंगे कि नहीं, जब तक आप हमारी शर्त नहीं मानिएगा तब तक मत आइए। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, उनके बेहद करीबी एक नेता कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव किसी भी शर्त पर उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं होंगे। इस तरह की बात तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द के नेता करते हैं। ये अलग अलग सुरों का मतलब क्या है? खास तौर पर तब जब लालू परिवार से जिम्मेदार व्यक्ति अलग अलग सुरों में बात कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या है डॉक्टर संजय? सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या लालू प्रसाद जी या लालू प्रसाद जी की पार्टी अकेले दम पर बिहार में सरकार बना रही है क्या? अगर सरकार बना रही है तो ठीक है, सारे सुर बदले हुए रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और पूरा परिवार उनके साथ, उनके परिवार खड़े हो। लेकिन जब ये लालू प्रसाद जी को इतनी समझ तो है ही ना कि केवल एक समीकरण जो मेरे साथ खड़ा है, माई समीकरण, उस माई समीकरण का रिफ्लेक्शन बाई इलेक्शन में दिख गया बिहार में, और राजद अपनी जीती हुई सीटें हार गई। तो क्या लगता है कि जब ये चुनाव होगा तो कोई बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगी बिहार में क्या? लालू प्रसाद जी हों या मीसा भारती हों या तेज प्रताप यादव हों, ये सब लोग इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद एक गजब तरह का ध्रुवीकरण बिहार में बनता है, और उस ध्रुवीकरण का आनंद ये 15 में ले चुके हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी इनके साथ आए, दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, कांग्रेस भी आ गई साथ में और परिणाम इनके हिस्से में आया और 52-53 सीटों पर जाकर के बीजेपी सिमट गई। तो ये इनको पता है कि नीतीश कुमार चाहे वो बीजेपी के खेमे में रहे, वो हमारे खेमे में रहे, वो जो 15-16% वोट है उनका, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। विधायकों की संख्या कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी के बिना चाहे, नीतीश कुमार जी के बिना पाला बदले किसी सूरत में क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी? लालू प्रसाद जी इसको समझते हैं। लालू प्रसाद जी इस बात को भी समझते हैं कि सरकार में रह करके चुनाव लड़ना
और सरकार के बाहर से चुनाव लड़ना, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए वो जो आप तेजस्वी की सुर की बात कर रहे हैं, वो कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं, वो तो चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं तो क्या कहेंगे कि हाँ बिल्कुल नीतीश कुमार जी का हम स्वागत करेंगे, और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कहेंगे कि भाई हम उनके साथ जाएंगे ही नहीं, स्वागत उनके करने से क्या होगा। तो ये तेजस्वी जी अपना छीछा लेदर थोड़े करवाएंगे, वो तो बोलेंगे ही कि नहीं नहीं नहीं, हम तो किसी भी सूरत में उनको हम नहीं चाहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी जरा आज चले जाते दही चूड़ा के भोज में, फिर देखते बिहार की सियासत और बिहार की तस्वीर, और वो नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज चले जाते, पर कांग्रेस को भी क्यों नहीं बुलाया सुदीप? कांग्रेस को भी नहीं बुलाया, ना कांग्रेस ने इनको बुलाया। तो नीतीश आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, दबाव की राजनीति सही, लेकिन कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस जगा है ना। कांग्रेस को भी लग रहा है कि मुसलमान अब मेरे वोटर्स हैं। तो आखिरकार ये जो कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है, अगर बिल्कुल अलग पड़ गई आरजेडी, तब क्या स्थिति होगी? क्या कांग्रेस के बगैर आरजेडी को दिक्कत नहीं होगी? अगर कांग्रेस भी अपनी मांगों पर अड़ गई कि नहीं भाई, हम अपने अब उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, 70 सीट तो हमको चाहिए, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? जो तेजस्वी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इधर नीतीश आ नहीं रहे हैं, उधर कांग्रेस से दूरी बढ़ती जा रही है, तो आगे क्या होगा? कम से कम दही चूड़ा में तो आना चाहिए। 18 तारीख को राहुल आ रहे हैं तो मंच तो साझा करना चाहिए। मैसेज बिहार में देने की कोशिश क्या हो रही? पंकज जी, लालू प्रसाद का या आरजेडी का फोकस नीतीश कुमार हो सकता है। कांग्रेस बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस से अंतोगत्वा दोनों का एक साथ हो जाएंगे और बिहार का चुनाव साथ ही लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो चारा फेंकने का काम कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि घर खुला है, हमारे दोनों लालू जी और नीतीश जी भाई रहे हैं। ये सब एक करने का तरीका है, इसलिए भी करने का तरीका है क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई फीलर्स नहीं देख रहे, नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी इस तरह का सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं कि नीतीश कुमार आज आरजेडी में आना चाह रहे हैं। इसीलिए कई तरह से उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लुभवा के उनके इसमें आ जाए। तेजस्वी जी, ऐसा बताया गया है, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है कि एक तरफ से आप अटैक कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जिनको वो अपने पिताजी को भाई बोलते हैं, वो चाह रहे हैं कि फिर से मिल जाए। क्योंकि अगर देख लीजिए, आरजेडी अगर नीतीश कुमार जी के साथ अगर चुनाव नहीं लड़ेगा और कोई 2020 के चुनाव के तरह तेजस्वी यादव खड़ा ना हो, तो 20-25 सीट से ज्यादा आरजेडी को मिलने का कोई संभावना अभी नहीं लग रहा है। क्योंकि देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव जो है ठीक नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है सुदीप, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश इतना ही इंपॉर्टेंट है तो नीतीश तो आने को तैयार नहीं है ना। एक तरफ आप रास्ता खोलते हैं, दूसरी तरफ आप डीके टैक्स की बात करते हैं। एक तरफ आप रास्ता खोलते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो विजय सिन्हा पहले कहते थे कि मेंटली ये हैं वो हैं, तो क्या अब ठीक हो गए हैं क्या? हर तरह का अटैक आप शुरू कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि जेडीयू भी सोच रही होगी ना कि मेरे नेता पर इस तरह का आक्रमण, और वो भी कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो जेडीयू क्यों उनके तरफ जाएगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है मृत्युंजय जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस को जो लोग कम आंक रहे होंगे वो आंक रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस तो अब अपना सिर दिल्ली में भी उठा रही है। आप देखिए, कल राहुल गांधी ने जहां से जनसभा की है वो बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 100% हाई है कि मुसलमान मेरी तरफ देख रहे हैं, अब वो मेरे वोटर्स हो गए। ऐसे में अखिलेश यादव तो दबाव में आ गए थे लोकसभा चुनाव में, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें दी, लेकिन ये विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव भी कन्नी काटते दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कन्नी काटते दिख रहे थे, इधर लालू प्रसाद भी कन्नी काटते दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि अगर हम अपनी जमीन वापस नहीं लेंगे तो हमारे नेतृत्व पर भी ये लोग सवाल उठाने लगे हैं, हमें दिक्कत हो जाएगी। आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी के दबाव में आएगी, या अब आरजेडी भी दबाव देने से पीछे हटने वाली नहीं है, वो अपनी मांग मनवा करके ही तब महागठबंधन में आएगी या इंडिया ब्लॉक में आएगी? क्या दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल से पंकज जी, अभी जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रहा है, ये
चुनाव के पहले के जो आखिरी वर्ष होते हैं उसका जो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी तरफ लाने का, वो चल रहा है। अंततोगत तो आप देखेंगे कि किसी भी हाल में मुझे लगता है कि राजद और कांग्रेस साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण रीजंस हैं। एक तो इनफैक्ट अभी आप देख रहे हैं जितने भी बयान आए, आपने देखा कि ये जो पूरा आप खेल भी बोल रहे हैं इस कारण शुरू हुआ क्योंकि जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी थे उन्होंने कह दिया कि हम 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और जीत गए। उसके बाद 2 डिप्टी सीएम लेंगे। तो उसके जवाब में ही आप देखेंगे लालू जी ने एक तरह से पासा फेंका कि अब इंडी गठबंधन का जो नेतृत्व है ममता बनर्जी को करना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रेशर पॉलिटिक्स है, बट दोनों पार्टियों को एक दूसरे की जरूरत है। राजद को हो सकता है थोड़ी कम जरूरत हो, कांग्रेस को ज्यादा हो, लेकिन जरूरत है। जैसा हमारे एक साथी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि एक तो सबसे पहले जदयू के बिना, नीतीश जी के बिना ऐसे भी सरकार बनना बहुत बहुत ही असंभव लगता है। उसमें भी जो छोटी पार्टियां कम से कम राजद के साथ अभी तक हैं, सो कॉल्ड हैं, जिसमें कांग्रेस आ जाती है, जिसमें निषाद की पार्टी आ जाती है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर इनको भी आप हटा देंगे। और दूसरा, इन लोगों का जो वोट बैंक आप देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कांग्रेस का भी वोट बैंक उन्हीं मुसलमानों पे है जिस पे राजद आश्रित रहती है। आप कम्युनिस्ट का भी वोट बैंक देखेंगे तो एक प्रकार से बहुत कॉम्प्लीमेंट्री होता है राजद से। तो उनको हटाकर कभी भी राजद चुनाव तो नहीं ही जीतने जा रही है। तो अभी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दूसरा, आप देखेंगे जो पूर्वांचल का रीजन है, इनफैक्ट अभी न्यूज आ रही थी कि उसमें एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहां पे AIMIM, पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद ये मिलकर एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो राजद, और अगर राजद कांग्रेस साथ रहता तो इस गठबंधन को ही होगा, क्योंकि उसका भी जो वोट बैंक होगा एग्जैक्टली ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल बातचीत चल रही है इनफैक्ट। और उसका जो एग्जैक्ट वोट बैंक है, आप देख लीजिए, पप्पू यादव का वोट बैंक यादव, AIMIM का वोट बैंक मुस्लिम, और चंद्रशेखर आजाद का वोट बैंक दलित। उससे किसी और को नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि राजद और कांग्रेस को ही नुकसान, राजद और कांग्रेस को नुकसान होने जा रहा है। इंद्रभूषण जी, क्या आपको लगता है पप्पू यादव ऐसी कोई चाल चलेंगे जो कांग्रेस को पसंद ना हो? पप्पू यादव तो चाहेंगे कि कांग्रेस उनके साथ मिले। AIMIM के साथ पप्पू यादव, चंद्रशेखर, ये लोग सब मिलाकर के कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे होंगे, सीमांचल की राजनीति को मजबूत करना चाह रहे होंगे, अपनी जमीन और मजबूत करना चाह रहे होंगे। लेकिन क्या पप्पू यादव कांग्रेस के बगैर सीमांचल में ऐसा कोई राजनीति करना चाहेंगे? सवाल ही नहीं है। देखिए, पप्पू यादव भी जितने पॉलिटिकल साथी हैं उतने ही साथी लालू जी हैं। लालू जी से आपको याद होगा 3 बार पप्पू यादव को पार्टी से बाहर करते थे और फिर जब चुनाव आता था तो उनको टिकट देते थे। लालू जी इस मायने में बहुत ही मैंने कहिए कि उम्दा पॉलिटिकल नेता थे। लेकिन ये गुण अभी मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, ये परिपक्वता वो गुण बेटे में नहीं है। बेटे में अभी थोड़ा ईगो है। पॉलिटिक्स में ईगो नहीं चलता है। पॉलिटिक्स में 360 डिग्री पर घूमिए और 24 घंटे आप सत्ता की तरफ देखते रहिए। जो लालू जी में था, जो मीसा भी समझती है। लेकिन अभी इनमें क्या पता क्या सोचते हैं या क्या उनकी सोच है, अभी वो नहीं है। देखिए, अब नीतीश जी को ही आप देखिए, 13 के बाद कितनी बार बदले सत्ता के लिए। तो राजनीति यही होती है। अभी उनके पास वो बात नहीं है। वो पप्पू यादव से चिढ़ते हैं और पप्पू यादव की सीमांचल में कोसी में पैठ है। लोगों का कहना है, जानकारों का, कि उस इलाके का यादव नेता पप्पू यादव ही, और उसने ये बता भी दिया लोकसभा चुनाव में जीतकर। और पप्पू यादव भी पूरी तरह कांग्रेस के ट्रैक पे हैं। उनकी पत्नी कांग्रेस की MP हैं। चूंकि वो पप्पू यादव का थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो कांग्रेस के जो लोकल नेता हैं बिहार के, वो विरोध करते हैं। उनको लगता है कि पप्पू यादव आएंगे तो पूरे कांग्रेस पर और सदाकत आश्रम पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए पप्पू यादव को पार्टी में अभी लिया नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ वो निर्दलीय हैं, अभी तो आ भी नहीं सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव कांग्रेस से अलग होकर कोई राजनीति करेंगे। वो अभी देखिए, हेमंत सोरेन के पास भी गया तो कांग्रेस के ही बूते गए, राहुल गांधी से भेंट भी किए। वो एकदम कांग्रेस की ट्रैक पे हैं। और पप्पू यादव जो कांग्रेस कहेगी उसी हिसाब से चलेंगे। पप्पू यादव कांग्रेस को छोड़ के राजद के पास जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, पर आप कोई ऐसी संभावना देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी, AIMIM, पप्पू यादव, ये लोग सब एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, कोई अलायंस बना सकते हैं? अभी जो पप्पू यादव में और प्रशांत किशोर में जो तूतू में हुई है, क्या आपको लगता है क्या? अभी ना गाली गलौज मैंने क्या नहीं बोला।
दोनों ने एक दूसरे को। देखिए एक ये चल रहा था, जो लोग जदयू में बीजेपी से चिढ़ते हैं, जदयू का एक धड़ा है जो जिसको बीजेपी पसंद नहीं है, वो एक नया अलायंस बनाने की फिराक में था और बात भी शुरू हुई थी, माइनस आरजेडी माइनस बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, प्रशांत किशोर, वामदल। लेकिन वो अभी परवान दिखता मैंने नहीं दिख रहा है कि मैंने वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। पर एक बात ये भी कही जा रही है कि जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, अलग अलग दल के संपर्क में हैं, वो बीजेपी के साथ चुनाव नहीं चाहते हैं। वही तो बोले कि एक धाड़ा है जदयू का, जिसको नीतीश जी भी कई बार कह चुके हैं, विजेंद्र यादव की तरफ इशारा करके कई बार हाथ बढ़ा के कि इन्हीं के चलते हम 2 बार गए। तो कुछ लोग हैं, 1 दर्जन लोग हैं जिनको लगता है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो हमको जीतने में दिक्कत होगी। तो वैसे लोग चाहते हैं कि ये माने संपर्क रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक नीतीश जी का फेस है कोई छोड़ के जाने वाला हमको दिख नहीं रहा है। आपको जदयू में कोई दिख नहीं रहा है। तो क्या डॉक्टर संजय ये मान ही लिया जाए ना कि भाई अभी भी ये नीतीश कुमार ही बॉस हैं, अभी भी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, वो जिसके साथ होंगे उसी की सरकार बनेगी, तमाम प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक नीतीश कुमार पाला ना बदले। और इस दही चूड़ा के मौसम में उस तरह की परिस्थितियां दिखाई नहीं पड़ रही। पर एक बात की और चर्चा काफी तेज हुई डॉक्टर संजय, चिराग पासवान के यहाँ नीतीश कुमार पहुंचते हैं, चिराग पासवान ही मौजूद नहीं रहते हैं, बाद में आए बोले हम तो पूजा में व्यस्त थे। ये क्या कोई सही बात है या इसके पीछे भी कुछ राजनीति और रणनीति है? नहीं, ये जो आपने पहला सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार जी ही बॉस हैं, राजनीति में बॉस नहीं होता है, राजनीति में सामाजिक समीकरण होते हैं। और नीतीश कुमार जी का जो एक समीकरण है, जो समीकरण रिफ्लेक्ट हुआ खास करके लोकसभा चुनाव में, इसके बाद थोड़ा नीतीश कुमार का कद बढ़ गया। मान रहे थे लोग कि एंटी इनकम्बेंसी का इनको घाटा होगा, लेकिन जब इनके भी 12 विधायक जीत करके आ गए तो नीतीश कुमार की ताकत साफ साफ दिख रही। रह गई बात, ये नीतीश कुमार के बारे में भी नहीं कहा जा सकता है कि कल कहां वो रहेंगे। ये कहां तय हो गया कि वो एनडीए में रह करके ही वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक चिराग पासवान की बात है, माना ये जा रहा है कि चिराग पासवान को साधने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार। अब सधेंगे चिराग पासवान की नहीं सधेंगे वो तो मैं नहीं जानता हूँ। बीजेपी अपने तरीके से चिराग पासवान से संवाद करती है, संवाद हीनता की स्थिति नहीं रहने देती है। चूंकि ये 12 और 5 17 एमपी का गणित नीतीश कुमार देखते हैं। चिराग पासवान पूजा कर रहे थे, क्या परिस्थितियां थी वो तो वो बताएंगे, लेकिन हाँ, जो मैं जानता हूं कि अगर किन्हीं के घर में अतिथि आ रहे हों और सूबे के मुखिया बजाते, इसका प्रोटोकॉल है, बजाते 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बता दिया जाता होगा कि हाँ सीएम इतने बजे निकलने वाले हैं, आपके आवास पर इतने बजे पहुंचेंगे, और चिराग पासवान को इतनी जानकारी नहीं होगी या पूजा पर वो मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ जी संजय जी। अभी नीतीश जी के बारे में लोग को आधे घंटे पहले पता चलता है कि वो आ रहे हैं, 1.5 घंटा नहीं। हाँ तो ठीक है, तो आधे घंटे पहले हो सकता है, ये संभव है। और हो सकता है कि 5-6 इंस्टांस आपको मैं बता दूंगा कि क्यों लोग मैंने परेशान हो जा रहे हैं। हाँ तो ये भी हो सकता है, वो ठीक बता रहे हैं इंद्रभूषण जी की हो सकता है कि जो एक खबर मैंने देखी एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि शायद 12 बजे उनका वहां पर पहुंचना था और 11 बजे टाइम था, 11 बजे ऑफिशियली 11 बजे आना था, ऑफिशियली और 10 बजे शायद पहुंच गए, 9 बजे हाँ। तो उस स्थिति में तो थोड़ा सा सिचुएशन वैसा हो जाता है जिसमें चिराग पासवान नहीं पहुंच पाए होंगे, संभव है पूजा पर बैठ गए होंगे और लगा होगा कि मुख्यमंत्री जी हैं तो अब तो हम कैसे जाए। तो इसको बहुत कुछ इफ बट से न जोड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों नजदीक हैं इस समय, नजदीकियां इधर काफी बढ़ी है। चिराग पासवान भी
अपने चाचा के प्रति थोड़ा और सॉफ्ट हुए हैं, नीतीश कुमार भी चिराग के प्रति सॉफ्ट हुए हैं, इसलिए वहां पर इसको उस नजरिए से न देखा जाए। अच्छा, उस नजरिए से नहीं देखता हूं, लेकिन एक सवाल और कर लूं इंद्रभूषण जी से, तब बाकी पैनलिस्ट के पास जाता हूं। इंद्रभूषण जी, आजकल नीतीश कुमार और इंपॉर्टेंट नहीं हो गए? चिराग भी पकड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी भी पगड़ी ओगड़ी उतार के दिन भर वहीं पे अटेंडेंस लगा रहे हैं, विजय सिन्हा भी उनके नजदीक जाने का प्रयास कर रहे थे, ये भी चर्चा थी। आपको क्या लगता है कि ये तीनों नेता जिनको लगता है कि मेरे हाथ में नेतृत्व आ सकता है, ये वजह है या अन्य कोई वजह है? क्योंकि चिराग जिस तरीके से नजदीक गए हैं वो हैरान करता है। चिराग ने क्या कुछ नहीं बोला, पिछला चुनाव उनके विरोध में लड़े, उसके बाद सड़क पर उतरे, अपनी पार्टी तोड़ने का पूरा इल्जाम लगाया, लेकिन लोकसभा चुनाव के शुरू होने तक और उसके बाद तो उनके पूरे सुर बदल गए। देखिए, पिछला चुनाव फिर दोबारा वो गलती ना हो, इसीलिए चिराग नीतीश जी से संपर्क अपना बेहतर कर रहे हैं। उनको पता है कि नीतीश जी नहीं चाहेंगे तो उनको 25, 22, 30 सीट नहीं मिलेगा, और नीतीश जी चाहेंगे तभी वो मिलेगा, ये उनको पता है। इसलिए सबको पता है कि नीतीश जी अगर अपने 115 सीट ले लिए तो सबकी सीट खत्म हो जाएगी। तो इन लोगों का है कि 100 सीट पर ये लोग लड़े हैं, जदयू और भाजपा, और बाकी 43 में 30, 25, 30 मिल जाए चिराग जी को, 5-7 मिल जाए हमको, और 5-7 मिल जाए आरएलएम को, उपेंद्र जी को। सबको पता है कि कौन सीट कहाँ देना है, लेना है, इसमें रीति चलेगी नीतीश कुमार की। तो सबको अगला चुनाव में अपना सीट दिख रहा है, और सीट मिलेगा तभी आपका कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए ये सब सीट का खेला है, कहीं किसी से किसी को मतलब प्रेम नहीं हो गया, सब स्वार्थ है, सीट का स्वार्थ है, और लोग को पता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। आपको याद होगा 19 के चुनाव में सम्राट चौधरी जी को टिकट खगड़िया से नीतीश जी ने ये कह के रोक दिया कि आपको लेना है तो आप चले जाइए लोजपा में, मतलब वो भाजपा छुड़वाना चाह रहे थे सम्राट जी को। तो ये सब लोग समझता है ना, सम्राट जी कई बार या कई नेता कहते भी हैं कि भ्रूण हत्या करने में माहिर है, राजनीतिज्ञों का भ्रूण हत्या करने के एक्सपर्ट है नीतीश जी। तो सबको पता है कि सीट वहीं से तय होगा और सीट की संख्या वहीं से फाइनल होगी, इसलिए सब उनके पीछे आगे पीछे कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सुदीप, ये मान लिया जाए, क्योंकि ये मेरे पास भी जानकारी है, वो अपने क्लोज क्वार्टरी में बोलते हैं कि अरे सीट हम ही बांटेंगे, ये बोलते हैं। और आपको बता दें, चिराग पासवान कुछ ऐसी सीटों पर जाने लगे जहां पर जेडीयू के एमएलए हैं, तो उन्होंने अपने सिपा सलार को बोला कि बोलो उसको वहां नहीं जाने के लिए, वो जेडीयू का सीट है, समझाओ उसको। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी के भी लोग ये मान चुके हैं कि तय सब कुछ नीतीश ही करेंगे, इसलिए नीतीश को गुड फेथ में रखना है? सुदीप। पंकज जी, ये एकदम स्पष्ट है। किसी भी आप बीजेपी या किसी भी पार्टी के नेता से बिहार में बात करेंगे तो वो नीतीश कुमार को सर्वे सर्वा मानते हैं। बहुत सारे लोग तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी कहते हैं कि ऊपर से कह दिया गया है कि भाई उन्हीं के साथ रहना है, और जितने तरीके से रहेंगे उतना अच्छा है। देखिए, और पॉलिटिक्स में आप भी जान रहे हैं कि कोई परमानेंट फ्रेंड और फो होता नहीं है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जी को जो करना था, नीतीश कुमार को जो डैमेज करना था वो कर दिए। अब डैमेज करने जो एक बार कर दिए, अब उनको मलाई चाहिए, अब उनको अपना जो उनका वर्चस्व है वो चाहिए। इसके लिए वो दोस्ती करके रह रहे हैं, और नीतीश कुमार भी काफ़ी उनको अपने पाला में लाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत कन्वीनियंट वाला रिलेशन है, और ये इस मौका को कोई क्यों जाने देंगे, इस हेतु भी कर रहे हैं। और यहाँ पे कहीं शंका नहीं है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ रहे या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, चलेगा नीतीश कुमार का ही। नीतीश कुमार के विल के अगेंस्ट कोई भी पार्टी कुछ कर ले, वो बिहार में अभी संभव नहीं दिख रहा है। वो बिहार में संभव नहीं है। तो अरे भाई, नीतीश कुमार पशुपति पारस के लिए कुछ सोच रहे हैं क्या? आज वो भी दही चूड़ा खिला रहे हैं। ये सवाल मैं डॉक्टर संजय इंद्रभूषण जी सबसे पूछूंगा। मृत्युंजय जी, पशुपति पारस को एनडीए ने छोड़ दिया, मान लिया कि जो ताकत है वो चिराग पासवान में है, पशुपतिनाथ भले ही चूड़ा दही खिलाते रहें, लेकिन उनको एनडीए तवज्जो देने नहीं जा रही।
देखिए, एक बहुत हार्श ट्रुथ है इंडियन पॉलिटिक्स का, ना सिर्फ बिहार का। इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे आज तक सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसमें फैमिली को पास नहीं हुई है राजनीति। वो है या तो बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टियां। बाकी सारी पार्टियां आज तक अगर उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग को पास कर दिया राजनीति तो वो टिक जाती हैं। अगर उनके बेटे या जो भी उनका अगला जनरेशन है वो राजनीति में नहीं आया तो पार्टी खत्म हो जाती है। और सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियों की ही मजबूरी नहीं है, ये इसलिए सिर्फ है क्योंकि वोटर्स भी उन्हीं से आइडेंटिफाई करते हैं उन पार्टीज को। तो आप अगर रामविलास जी की लेगेसी को देखेंगे तो आज नहीं तो कल ये बहुत बट नेचुरल है कि उनकी लेगेसी को आइडेंटिफाई किया जाएगा चिराग पासवान से ही। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और इस चीज को हर कोई समझ रहा था। शुरुआत में भले यह हुआ कि पार्टी का जो एक मेजर धड़ा था वो उनके साथ नहीं था और इस प्रकार से वो अलग थलग पड़ गए, बट सूनर और लेटर सब लोगों ने रियलाइज किया कि वोटर इन्हीं से आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको साथ रखना जरूरी है। चुनाव भी इन्हीं के नाम पे जीता जा सकता है। जो वोटर भी होगा वो चिराग का नाम जानेगा, बहुत सिंपल, रामविलास नाम जाना उसके बाद चिराग नाम जानेगा। तो वो है। दूसरी, गठबंधन की मेरे ख्याल से ये एक तरह से आप गठबंधन की मजबूरी बोले या बिहार का जो फ्रैगमेंटेड पॉलिटिक्स है उसकी मजबूरी बोले कि सभी पार्टियां छोटे छोटे तबकों में या तो एक रीजन में या एक वोट बैंक में अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड रखती है। जैसे चिराग पासवान वोटर्स पे बहुत स्ट्रांग होल्ड रखती है उनकी पार्टी। इसी प्रकार से जितनी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आप देखेंगे तो एक सर्टेन रीजन में या कुशवाहा वोटर्स पे थोड़ा बहुत होल्ड रखते हैं। आप विकासशील इंसान पार्टी को भी देख ले, थोड़ा बहुत निषाद वोटर्स पे होल्ड रखती है। और इस कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सभी पार्टियों को किसी ना किसी प्रकार से जोड़ कर रखा जाए। जहां आप एक को भी स्प्लिट करेंगे तो आप किसी ना किसी एक वोट बैंक को स्प्लिट कर रहे हैं, और जहां सरकार बनने और बिगड़ने में महज 2% के वोट बैंक का खेल होता है। आप देखेंगे पिछली बार का भी तो 2% से भी कम इनफैक्ट डिफरेंस में सरकार बनती और बिगड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक आधा परसेंट का वोट बैंक की, चाहे वो किसी एक एरिया से आ रहा हो, किसी एक कास्ट से आ रहा हो, कम्युनिटी से आ रहा हो, उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। और इसीलिए हर बार ये कोशिश होती है कम से कम किसी को दुश्मन ना बनाया जाए, ताकि जब समय आन पड़े, जब जरूरत हो तो उनको भी साथ लाया जा सके। वो 0.5%, 1% भी अगर साथ आता ठीक है, तो कुछ ठीक है, नुकसान फेयर एनफ। क्या आप मान रहे हैं पशुपति पारस की राजनीति अब समाप्ति की ओर है? डॉक्टर संजय, आज दही चूड़ा का भोज वो भी कर रहे हैं, राज्यपाल को भी निमंत्रण देने गए थे, नीतीश कुमार को भी दिया था, लालू प्रसाद को भी देने गए थे, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। पर चाचा भतीजे में कोई दोस्ती हो नहीं रही है, और जैसा कि मृत्युंजय जी कह रहे हैं, लीगेसी चिराग पासवान को जा चुकी है। पशुपति पारस की राजनीति अस्ताचल की ओर है, क्या मान लिया जाए इस बात को? भाजपा ने तो यही बताने की कोशिश की और जो लोकसभा चुनाव में दिखा। ठीक है, राजनीति में ये कैसे कहा जाए कि कौन व्यक्ति कब बाउंस बैक कर जाएगा और फिर कौन व्यक्ति चला जाएगा पराभव पर, यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी तो लग रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस न इंडिया गठबंधन न एनडीए गठबंधन, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं मजबूती से। चूड़ा दही का भोज तो अलग बात है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, लंबा संसदीय जीवन रहा है, बिहार में मंत्री रहे हैं, तो हो सकता है उनके भी एक अपने समीकरण बन रहे होंगे। लेकिन हाँ, जो पासवान समाज का वोटर है, वो जिस पर कभी रामविलास पासवान जी का प्रभाव था, अभी तो उसका प्रभाव चिराग जी का प्रभाव दिख रहा है। और तभी तो इनकी 5 में 5 सीटें ये जीत करके आ गए। स्ट्राइक रेट तो सबसे अच्छा इन्हीं का रहा कि इन्हें 5 टिकट मिला और 5 सीट जीत करके आ गए। तो माना जाएगा कि हाँ, पासवान समाज की गोलबंदी जो है वो चिराग पासवान के साथ। हाजीपुर के लिए न टकरा रहे थे पशुपति कुमार पारस कि हाजीपुर की सीट हमारी होगी। हाजीपुर तो छोड़ दीजिए, भाजपा ने इनको पैदल कर दिया कि कोई सीट आपको नहीं देंगे, आपको जहां जाना है जाइए, पार्टी में रहना है रहिए। तो पशुपति कुमार पारस अभी हाशिए पर तो हैं, ये सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। और जो जातीय गोलबंदी है बिहार में, मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि छोटे छोटे कोई ये हैं छत्रप हैं, ये जातीय गोलबंदी का समाज बिहार में रखा है। और उस जातीय गोलबंदी में हर की एक अपने लगता है कि हम मुद्दों की राजनीति, विचारधारा की राजनीति करने से अच्छा है कि जाति की राजनीति करें, और वो जाति की राजनीति को सूट करता है। वहां न कोई सवाल है न कोई उत्तर है, और फिर उसी जाति के आधार पर बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं और फिर अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। तो जाति की राजनीति सब लोगों को सूट करता है कि अरे भाई, ये जाति नाराज हो जाएगी, ये जाति खुश हो जाएगी, इसका फायदा उठाने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है इंद्र, बिल्कुल
इंद्रभूषण जी, ये बताइए कि अभी पिछले कुछ दिनों में प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स बहुत चर्चा में थी, बीपीएससी को लेकर के जो वो आंदोलन कर रहे थे और अभी भी आमरण अनशन पर हैं। तो क्या आपकी नजरों में प्रशांत किशोर की राजनीति इन वजहों से पनपती हुई दिखाई पड़ रही है? मेरा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अब पॉलिटिक्स की एक धुरी सही बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या? क्योंकि बीपीएससी को लेकर के तमाम पार्टियां उन पर अटैक कर रही है। अभी देखिए, सबसे ताजा खबर है अभी कि प्रशांत किशोर जी को मेरीन ड्राइव पर एक निजी जमीन पर आमरण अनशन करने की अनुमति दे दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी का प्रशासन पर दबाव या फिर पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें वो कितने एक्टिव हो रहे हैं। कल उनके लोग उनके कहने पर बीपीएससी अभ्यर्थी राज्यपाल से मिले, राज्यपाल ने उनसे आमरण अनशन तोड़ने का आग्रह भी किया। तो एक देखिए, ये जो बीपीएससी और जो बिहार में पिछले 2-3 दशकों में जो परीक्षा लीक का जो मसला है, जब से ये ऑनलाइन परीक्षा हुई है और सब ऑनलाइन गड़बड़ी किया जा रहा है, और एक जो नेटवर्क है नालंदा नेटवर्क, और वो पूरे बिहार को भी हैंडल कर रहा है, उसके खिलाफ जो ये इन्होंने बीपीएससी के मार्फत ही से जो मोर्चा अपने हाथों में लिया है, और वो उतने कूल, उतने ठंडे में 2-3 दिन जो गांधी मैदान में बैठे हैं, तो लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं, ये आदमी भी अब वो पहली तरह एरिस्टोक्रेट नहीं है, माने मुद्दों को लेकर जमीन पे सड़क पे आ सकता है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अगर इसी तरह ये इतना लोग आग्रह करने के बाद भी, मेदांता आईसीयू में रहने के बाद भी ये आमरण अनशन पर अड़े हुए हैं, और अभी की घटना है कि प्रशासन ने अनुमति उनको दे दी फिर से अपना टेंट पंडाल बनाने की मेरीन ड्राइव पर एक निजी जमीन पर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये इसी तरह अड़े रहे तो जिस स्थिति में चिराग पासवान थे 2020 में, उस स्थिति में प्रशांत किशोर जी इस विधानसभा चुनाव में आ जाएंगे कि वो 20-30 सीटों पर समीकरण तो बिगाड़ सकेंगे। नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 13 दिनों तक अरविंद केजरीवाल ने भी फास्ट किया था अन्ना आंदोलन में, और उसके बाद ही वो नेता बने। आपको याद होगा ये बात। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि लालू प्रसाद या आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। एनडीए तो कर ही रहा है, वहां पर आप देख लीजिए कांग्रेस भी अब करने लगी है, दबाव बनाने लगी है, सब लोग बनाने लगे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां आरजेडी को ज्यादा डैमेज कर रही है कंपैरेटिवली एनडीए के? निश्चित तौर पर देखिए, एनडीए के पास तो बहुत सारा विकल्प भी नहीं है, वो तो सत्ता में है, उसी के खिलाफ सब लोग एकजुट हो रहे हैं। तो अब जिस दिन इनको उठाया गया, प्रशासन ने उठाया और पटना में घुमाया और फिर एम्स ले जाके कहाँ कोर्ट पेश किया, आपको याद होगा उस दिन हड़बड़ी में महागठबंधन के नेताओं ने आनन फानन में शाम में राज्यपाल से समय मांगा और जाके ज्ञापन दिया। इन लोगों को लग रहा है कि कोई भी सत्ता परिवर्तन या कोई भी आंदोलन युवा ही खड़ा करते हैं, और वो उस युवा जो फोर्स है, जो बिहार में तो सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ है नहीं, तो सरकारी नौकरी से जो लोग पीड़ित हैं उस फोर्स को ये आदमी एकजुट कर रहा है। तो सब लोग परेशान है, राजद भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, परेशान बीजेपी भी है, लेकिन जो विपक्ष में वो ज्यादा इसलिए परेशान है कि वो उनका मुद्दा वो उन्होंने ग्रैब कर लिया है। और प्रशांत किशोर बहुत तरीके से अब बीपीएससी परीक्षा को छोड़ के पूरे परीक्षा माफिया पर वो पूरा माने सारा जितना परीक्षा हुआ है, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, ऑनलाइन हो, सबको समाहित करके वो आंदोलन पर अब बैठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपने देखा ही है, वो अभी बेलागंज में जो सीट आज 3 दशक से नहीं आ रहा था, वो सीट हार गया। तो हराने की स्थिति में आ ही गए हैं। 5-10 हजार वोट अगर इधर उधर कर देंगे तो उनकी अहमियत तो हो ही जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर संजय, आप ये देखिए, सीमांचल में AIMIM, उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी पैन बिहार, ये सारी पार्टी और कांग्रेस से दूरी, तो अभी बिहार की राजनीति में सबसे वीक विकेट पर आरजेडी नहीं दिखाई पड़ रही है आपको? नहीं, ये तो बाई इलेक्शन में ही साबित हो गया कि जो इनका मुस्लिम वोट था एम, वो दरकता हुआ दिखा बाई इलेक्शन में। और जो बाई भी वोट था बसपा से, जब अंबिका यादव वहां से रामगढ़ से चुनाव लड़ गए तो कहां आरजेडी की कोई बात सुने। जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी को वोट न दे करके यादव समाज ने दे दिया अंबिका यादव को वोट। तो इनका माई समीकरण तो दरक ही रहा है। कांग्रेस के प्रति कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो बोल रहा है,
जो कह रहे हैं शकील अहमद खान की कांग्रेस को कमतर ना आके, इसी मुस्लिम वोट की ताकत पर तो वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से तेलंगाना में, कर्नाटका में, अन्य राज्यों में कांग्रेस के तरफ मुस्लिम वोट मुखातिब हुआ है, आखिर अली अनवर क्यों कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी इनकी जो है वो संविधान बचाओ कर रही है, और उसमें आ रहे हैं राहुल गांधी ये मुसलमानों को ही मैसेज देने तो आ रहे हैं। संविधान से हाँ पंकज जी, बड़ी बात यह है कि जब से कांग्रेस में मुस्लिम बढ़ रहे हैं तो सभी क्षेत्रीय दलों को ये डर हो गया है कि अगर मुस्लिम निकल गया तो फिर उनके पास बच क्या जाएगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये डर अरविंद केजरीवाल को भी है, अखिलेश यादव को भी है। हाँ, यही डर है, इसीलिए ये लोग मिलके कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। लालू जी ने कोई अचानक नहीं, जानबूझकर कहा कि ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए। उनको पता है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो जो मुस्लिम खिसकेगा यादव भी उनसे खिसक जाएगा। बिल्कुल सुदीप, तो आप देख पा रहे हैं उत्तर बिहार में लोकसभा चुनाव में आरजेडी हारती है, एआईएम आ जाएगी, प्रशांत किशोर भी लड़ेंगे, अगर पप्पू यादव भी विरोध करने लगे तो आरजेडी की स्थिति तो और खराब हो जाएगी, जहां पर उसको और मजबूत होना चाहिए। पंकज जी, प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं उसकी चर्चा बिहार में है, क्योंकि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत समान है, हर एक बिहारियों के मन में है, वो व्यक्त कर रहे हैं, ये तो है। बाई इलेक्शन में आपने देखा कि शायद कैंडिडेट के कारण ही उन्होंने आरजेडी को तो डैमेज किया है। अभी कोई पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर का एआईएमएम से गठबंधन हो जाता है तो एक तो बात समझ लीजिए कि मुसलमान का जो वोट है फिर वो आरजेडी को नहीं मिलेगा, जो एक बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि अब ऐसे भी सीमांचल में जो है एआईएमएम को काफी वोट मिलता है मुसलमानों का, और मुसलमान एआईएम जहां भी खड़ा होता है मुसलमान में एक बहुत बड़ा वो रिलीजियन फीलिंग हो जाता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आरजेडी को बहुत ही अच्छे ढंग से वो समेटने का काम करेंगे। ये तो है प्रशांत किशोर और ओवैसी का अगर ठीक है। मृत्युंजय जी, सवाल बड़ा सीधा है, क्या प्रेजेंट सिनेरियो में आप आरजेडी को सबसे कमजोर पार्टी देख पा रहे हैं? खासतौर पर जो मेजर 3 बड़ी पार्टियां आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी को देख पा रहे हैं कि सत्ता में आने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस भी दूरियां बना रही है और जो बाकी छोटे छोटे दल हैं वो आरजेडी को ज्यादा डैमेज करेंगे बनिस्पत एनडीए के। पंकज जी, देखिए, आरजेडी अगर अपना बेस्ट भी चुनाव लड़ती है, मैं बोल रहा हूँ, और बेस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें जब कांग्रेस भी समाहित हो, उसमें जब वामदल भी समाहित हो, उसमें जब विकासशील इंसान पार्टी भी हो और छोटी पार्टियां 2-4 उठा लीजिए, पप्पू यादव भी कांग्रेस के साथ आ जाए, ये सब जब सबसे अपने बेस्ट फुटिंग पे भी चुनाव लड़ेगी तब भी वो सरकार में आ पाएगी। ये बहुत बड़ा इफ है, बहुत बड़ा मुश्किल है। और उसमें से वही मैं बोल रहा हूं कि अगर एक भी घटक को आप निकाल देते हैं या एक भी ऐसा व्यक्ति जो साथ नहीं आ पाता है या कुछ डैमेज कर पाता है, तो आप सोच लीजिए ऐसे ही सरकार बनने की अगर स्थिति नहीं दिख रही है तो उसमें और आप 2-4-5% अगर चलिए मैं एक छोटा सवाल और पूछ लेता हूं, ये मुकेश सहनी बने रहेंगे आरजेडी के साथ की वो भी एनडीए में आ जाएंगे? इंद्रभूषण जी, देखिए, मुकेश सहनी का जो इतिहास रहा है 2017 से वो बिहार की राजनीति में एक पार्ट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहाँ रहेंगे। ये उनको भी पता नहीं रहता है। उनके 2-3 लोग हैं, अब हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, 2-3 लोग हैं उनके पूंजीपति लोग, वही सपोर्टर हैं। वो तो देखिए उनको क्या है ना कि जहां से फायदा मिलेगा वहां आ जाएंगे। उनके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई समझौता नहीं है। उनको किसी तरह से अपने निषाद वोट में अपने आप को बनाए रखना है। उनका एक ही इश्यू है कि निषाद को आरक्षण मिले। कल कोई बयान दे देगा एनडीए से कि हाँ हम इस पर विचार करेंगे, दौड़ते हुए आ जाएंगे वो। तो क्या डॉक्टर संजय, ये उप मुख्यमंत्री की बात जो वो सोचते हैं करते हैं, क्या उसके शर्त पर भी, उसके कॉस्ट पर भी कोई नहीं देगा तो भी आ जाएंगे एनडीए में, अगर एनडीए वो कमिट नहीं करती है तो? एनडीए में कैसे उप मुख्यमंत्री का पद उनको दे देगी? बीजेपी अगर उनका नहीं तो आज आ सकते हैं, तब भी मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लगेगा कि सरकार सत्ता बनेगी एनडीए की तो क्यों नहीं आ जाएंगे। चलिए, ये दरअसल बिहार की राजनीति की स्थिति वैसे ही है जैसे चूड़ा पे रखा हुआ दही, किधर वो घुलट जाए कि किस तरफ वो बह जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आज मैं उसी तरीके का सवाल अपने तमाम पैनलिस्ट से पूछ रहा था, जैसे चूड़ा पे रखा हुआ दही
किधर भी घुलट जाता है, किधर भी मूव कर जाता है। उसी तरीके से मैं पूछ रहा था कि ये तमाम पार्टियां बिहार की सियासत में किधर मूव करेंगी, यही मैं आप तमाम पैनलिस्ट से समझना चाह रहा था और अपने दर्शकों को समझाना चाह रहा था। स्थिति निश्चित तौर पर उसी तरह की बनी हुई है और कई छोटे दल जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं वो किधर जाएंगे, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति है। लेकिन असमंजस की स्थिति सिर्फ उन्हीं दलों में ही नहीं है, आरजेडी के भीतर भी है। वो सर्वोपरि परिवार में भी आरजेडी के भीतर है, जिसमें 2 लोग कहते हैं चाचा नीतीश का वेलकम है, तो एक बड़े नेता जिनको आप युवराज कह लीजिए, वो कहते हैं उनके साथ जाने का मतलब है पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आखिरकार आरजेडी क्या करेगी ये दिलचस्प है। लेकिन मीसा ने एक बात तो कह दिया कि खड़मास के बाद शुभ कार्यों का आरंभ होता है, तो देखिए बिहार की राजनीति में क्या होता है। बिहार की बात में मृत्युंजय शर्मा, सुदीप प्रताप सिंह, इंद्रभूषण जी और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।